हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक ह्यूमन बॉडी के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले दोस्तों आज हम आपको पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है? दोस्तों, मानव शरीर में कलश कोशिकाएं जो है ये पाचन पथ में स्थित होती है। कहाँ पे? पाचन पथ में। दोस्तों, मानव शरीर में कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स जो है मुख्य रूप से पाचन पथ में स्थित होती है। ये कोशिकाएं म्यूकस का स्त्रावन करती है, जो आंतरिक सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है और चिकनाई बनाकर पदार्थों को सुगम बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को जो है वसा विलेय विटामिनों का, किसका? वसा विलेय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मानव शरीर में पित्त रस के उत्पादन में कमी होने पर व्यक्ति को भोजन के पाचन और पोषण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पित्त रस का उत्पादन मानव यकृत में होता है। यह वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन, कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन? ए, डी, ई के। ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन से? ए, डी, ई के। और पानी में कौन से हैं? बी, सी, विटामिन बी और सी। ठीक है, यह वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिनों ए, डी, ई के पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः स्पष्ट है कि पित्त रस के उत्पादन में कमी वाले रोगी को वसा में विलेय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, ये एंजाइम है पेप्सिनोजन। कौन सा? पेप्सिनोजन एंजाइम जो है ये अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, जो प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और किस में रूपांतरित होता है? ये पेप्सिन में रूपांतरित होता है। ठीक है दोस्तों, अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पेप्सिनोजन पेप्सिन में रूपांतरित एंजाइम जो है ये प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है। पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है दोस्तों, जो गैस्ट्रिक एसिड द्वारा सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन एक सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जो भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों, जठरांत्र पथ में मुख्यतः जो है चिकनी पेशी तंतु, मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता यही है। ठीक है दोस्तों, जठरांत्र पथ में मुख्यतः चिकनी पेशी तंतु पाए जाते हैं एवं इनमें मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन होता है। ये मांसपेशियां पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने, पाचन क्रिया को नियंत्रित करने और पेट और आंतों की दीवारों को संकुचित करने में मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रास नली और मुख का स्तर निम्न में से किससे ढका होता है? दोस्तों, ग्रास नली और मुख का स्तर जो है ये ढका होता है स्तरित सल की एपिथेलियम से। किससे? स्तरित सल की एपिथेलियम से। दोस्तों, ग्रास नली और मुख का स्तर
श्लेष्म झिल्ली या स्तरित सल्की एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ढका होता है। यह उपकला खाद्य कणों से होने वाले क्षरण से सुरक्षा करती है। ग्रास नली की दीवारों में मांसपेशियों की कितनी परतें होती है? तो 2 परतें होती है दोस्तों ग्रास नली की दीवारों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं? दोस्तों ये एंजाइम है हमारा एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को साधारण माल्टोज शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटी आंत में अंकुर विली के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों छोटी आंत में होता है अंकुर विली, इसके कार्य से संबंधित सही विकल्प है यह अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छोटी आंत में अंकुर विली का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा आदि को अवशोषित करना है। विली छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली के आकार की संरचना है जो कि अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसमें उपस्थित लसिका कोशिकाएं वसा को अवशोषित करके रक्त में प्रवाहित करती है। दोस्तों जो लसिका कोशिकाएं होती है ये वसा को अवशोषित करके रक्त में क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसग्राही का क्या कार्य होता है? दोस्तों रसग्राही गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका कार्य होता है ये स्वाद की पहचान करती है। क्या करती है? ये स्वाद की पहचान करती है। दोस्तों रसग्राही का कार्य स्वाद की पहचान करना है। स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाने वाली संवेदी अंग है। यह अंग खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन स्वाद महसूस करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो है छोटी आंत। छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों पाचन तंत्र मुंह से शुरू होकर गुदा द्वार तक जाने वाली एक जटिल संरचना होती है जो भोजन को पचाने, पोषक तत्वों के अवशोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। पाचन तंत्र के मुख्य अंग मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है जिसका मुख्य कार्य भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? दोस्तों प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन जो है ये आमाशय में स्रावित होता है। काय में? आमाशय में। दोस्तों प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन का स्राव आमाशय की गैस्ट्रिक कोशिकाओं द्वारा होता है। पेप्सिन प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों पेप्टाइड्स या पेप्टोस में बदल देता है तथा रेनिन एंजाइम दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों जो रेनिन एंजाइम है ये दूध की घुली हुई प्रोटीन किसको? केसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्न में से किसका स्राव नहीं करती है? दोस्तों आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां जो है ये लार का स्राव नहीं करती है। श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन का स्राव करती है आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां। दोस्तों आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा तथा पेप्सिन का स्राव होता है। जठर रस हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है जिसका पीएच मान जो है 1.5 से 3.5 के मध्य होता है, जबकि मुख में स्थित लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा? टाइलिन नामक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों गलत युग्म जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि ट्रिप्सिन, ये गलत है दोस्तों लार ग्रंथि ट्रिप्सिन गलत युग्म है। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों ये अग्नासी रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। यकृत से पित्तरस से सही है। अग्न्याशय में अग्न्यासी रस निकलता है। जठर ग्रंथि से पेप्सिन निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों लार ग्रंथि ट्रिप्सिन गलत युग्म है।
ट्रिप्सिन अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, जबकि अन्य विकल्प युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम है, सबसे पहले हम भोजन को किस में रखते हैं? मुंह में रखते हैं। मुंह से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से किस में जाता है? अमाशय में जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम जो है, सबसे पहले मुंह में रखते हैं, फिर ग्रास नली, उसके बाद अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय में, और मलाशय के बाद में कहा जाता है गुदा में। तो पाचन नलिका को आहार नलिका व पाचन तंत्र भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों, मानव शरीर में ग्रास नली जो है ये पाचन तंत्र अंग प्रणाली से संबंधित है। किससे? पाचन तंत्र से। दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया में बोलस यह अर्ध ठोस मिश्रण होता है जो मुंह में भोजन चबाने और लार के साथ मिश्रित होने के बाद बनता है। ठीक है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथियां एंजाइम युक्त लार स्रावित करती है जो भोजन को नम और नरम बनाती है। यह मिश्रण बोलस निगलने में आसान होता है और ग्रसनी व अन्न नली के माध्यम से पेट की ओर अग्रसर होता है, जहां आगे का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से लग रही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत सच में लग रही कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्न में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है? दोस्तों, पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन जो है ये चबाने के दौरान बनने वाला भोजन और लार का मिश्रण ही क्या है? बोलस है। क्या है? चबाने के दौरान बनने वाला भोजन और लार का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, बोलस जो है चबाने के दौरान बनने वाला भोजन और लार का मिश्रण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो दोस्तों ये है रसग्राही। रसग्राही जो है दोस्तों ये स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। दोस्तों, स्वाद की पहचान करने में रस संवेदी ग्राही रसग्राही मदद करती है। ये ग्राही जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाओं में पाए जाते हैं। संवेदी ग्राही 5 प्राथमिक स्वादों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कौन कौन से? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी मतलब स्वादिष्ट। जबकि घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये दोस्तों स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ ना, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, इसमें सही वाला विकल्प हमको बताना है। तो दोस्तों ये है ए वाला जो है दोस्तों क्या है हमारा? तो ए वाला है दोस्तों हमारा पाचन नहीं होता। किसी ए में क्या ये नहीं होता? पाचन नहीं होता। बी की बात करें तो बी क्या है? अंकुर विली भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, सी वाला क्या है? तो सी जो है दोस्तों ये हमारा लंबाई जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। और डी जो है वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। दोस्तों जो ए है ये पाचन नहीं करता। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों? बी। बी जो है ये पहले से कनेक्ट है, अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। तो बी जो है दोस्तों ये वाला, ये अंकुर जल से क्या करते हैं? विली से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, बी वाला। सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला क्या है? तो सी वाला है लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। ये जो सी है दोस्तों ये सी, ये क्या है? लंबाई जो है खाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, और डी वाला क्या है दोस्तों? हमारा वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। तो ये जो डी है दोस्तों ये क्या है? डी, ये हमारे वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है। आहार नाल हमारा ए नंबर क्या है? आहार नाल, जिसमें पाचन नहीं होता। बी है हमारी दोस्तों बड़ी आंत, जो कि अंकुर विली भोजन से जल का अवशोषण करते हैं।
सी है हमारा छोटी आंत दोस्तों, जो लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। और डी वाला चित्र जो है दोस्तों यकृत है, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है हमारा यकृत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लसिका आंतों में प्रचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। दोस्तों लसिका जो है आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। किसका? वसा का। दोस्तों लसिका जो है ये आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा निगरानी तथा अंतराली द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी? आंत की लसिका। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्न कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान हमको करना है। दोस्तों गलत कथन की पहचान करना है। ये हमको दांत के चित्र दिए गए हैं। दोस्तों इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यही जो है यह विषाणु जनित होता है, यही हमारा गलत कथन है। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंतक्षय होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। तो गलत जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यह विषाणु जनित होता है, यह हमारा गलत कथन है। दोस्तों उपरोक्त चित्र में मनुष्य के दांतों को क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रश्न अनुसार विकल्प बी, सी और डी सही है, जबकि विकल्प ए क्या है? गलत है, क्योंकि दांतों के क्रमिक क्षय में जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो दोस्तों वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है हमारा यकृत। अभी हमने बताया था इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में। दोस्तों वसा के पाइसीकरण में यकृत शामिल है। पाइसीकरण वसा को छोटी कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है, ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होते हैं। तो पायस के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दोस्तों दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है? कोमल दंत वल्क होता है। क्या होता है? कोमल दंत वल्क होता है। दोस्तों दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है। इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, कितनी मीटर लंबी? 7.5 मीटर लंबी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? दोस्तों आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं दोस्तों क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते। इस वजह से जो है आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों, जिसमें भोजन का अधिकांश पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृतंक होते हैं। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल 8 कृतंक होते हैं। कितने होते हैं? 8 कृतंक। अब दोस्तों दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। दांतों के वर्गीकरण की सूची निम्नलिखित है। कृंतक दांत दोस्तों जो होते हैं ये होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। रत्नक कितने होते हैं? रत्नक 4 होते हैं। चवर्णक कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। अग्र चवर्णक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। कृंतक कितने होते हैं? 8 होते हैं। रत्नक 4 होते हैं। चवर्णक 12 होते हैं और अग्र चवर्णक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो दोस्तों मल द्वार जो है ये आहार नाल का भाग है जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानवों में मल द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मल द्वार आहार नाल का ही एक भाग है। मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 20 फीट होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है, ये हमको बताना है। दोस्तों हमने फूड लिया, ये ग्रास नली के द्वारा आया, कहाँ पे? हमारे पेट में आया। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है? दोस्तों इसमें जो है लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलीकरण के कारण क्या हो रहा है? क्रमाकुंचन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलीकरण के कारण क्या हो रहा है? क्रमाकुंचन हो रहा है। दोस्तों उपयुक्त चित्र में निम्न क्रिया हो रही है। लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन। दोस्तों आमाशय नली में कार्डियक स्फिंक्टर मांसपेशी की रिंग है। किसमें? कार्डियक स्फिंक्टर दोस्तों उपयुक्त चित्र में निम्न क्रिया हो रही है। लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलीकरण के कारण क्रमाकुंचन। दोस्तों आमाशय नली में कार्डियक स्फिंक्टर मांसपेशियों की रिंग है। यह आमाशय में भोजन को जाने देती है। जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है उसकी पेशी भित्ति में संकुचन व शिथिलन शुरू हो जाता है, जिसे हम पेरिस्टॉलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टॉलिस। जब सामने की पेशियां शिथिलन पड़ती है तब उसके पीछे की मांसपेशियां क्या होती है? सिकुड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख गुहिका बकल केविटी मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। दोस्तों मुख गुहिका बकल केविटी जो है ये मानव तंत्र के पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। किसका? पाचन तंत्र का। दोस्तों मुख गुहिका बकल केविटी मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से शुरू होती है। मुख गुहिका में मुख्य रूप से दांत और लार ग्रंथियां पाचन तंत्र का अंग होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर विली मौजूद होते हैं? दोस्तों अंकुर विली जो है ये छोटी आंत में मौजूद होते हैं। किसमें? छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित श्लेष्मिका क्षेत्र में उंगली के आकार की आकृतियां पाई जाती है, जिन्हें हम अंकुर या विली कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण इन्हीं अंकुरों के द्वारा होता है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए अंकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यही हमारा पित्त रस के कार्य नहीं है। दोस्तों यह अग्न्याशी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ये सत्य है दोस्तों, कार्य है इसका। यह अग्न्याशी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, ये भी कार्य है। और यह बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी वसा गुलिकाओं में विघटित करता है, ये भी कार्य है। ठीक है दोस्तों, पित्त रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और ना ही ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, अतः विकल्प क्या हो जाएगा? बी वाला गलत वाला कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो दोस्तों ये है हमारा गाय। गाय की छोटी आंत जो होती है दोस्तों ये अपेक्षाकृत लंबी होती है। निम्नलिखित जीवों में गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। शाकाहारी पौधों में मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। मांसाहारी मांस खाते हैं जिसे पचाने में कम समय लगता है, इसलिए उनकी छोटी आंत छोटी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? दोस्तों अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है हमारा पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। दोस्तों पेप्सिन जो है अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोस तथा पेंटोस या पेप्टाइड में बदल देता है। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित एक खोखली द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है।
किससे निर्मित होती है? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परख नली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों ये परख नली में नीला रंग न दिखने का सही पहचान हमको करना है। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। यही हमारा क्या है? सत्य हो जाएगा। दोस्तों उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। जब हम अपने मुंह में दाना डालते हैं भोजन का पाचन शुरू हो जाता है तथा लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है। क्या कर देता है? माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है एमाइलेज नामक एंजाइम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के छोटी आंत में मौजूद अंकुरोविली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। ठीक है, इन विशेषताओं में क्या करना है दोस्तों? तो कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं, ये हमको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। क्या ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं होती है विली? सही बात है। यह एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, ये भी सत्य है। इनमें भोजन के कारण के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 हमारा सत्य है। चौथा क्या है? रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति गलत। ठीक है, तो ए, बी और सी 1, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों छोटी आंत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक अंग जहां भोजन से अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में रसांकुर विली पाई जाती है जो बहुत ही पतली दीवारों में अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है जो एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। प्रत्येक रसांकुर में इसकी सतह के निकट छोटी और पतली रक्तवाहिकाएं होती है। रसांकुर की सतह पचित भोजन पदार्थ का अवशोषण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पित्त लवण। पित्त लवण बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। दोस्तों पित्त लवण बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त पाचन में सहायता करता है। यह वसा को वसीय अम्लों में विघटित करता है जिसे बाद में पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। वसा के पाचन के दौरान पित्त एक पायसी कारक के रूप में कार्य करता है जो वसा के बड़े गोलिकाओं को विघटित करने में सहायता करता है और वसा के पाचन वाले एंजाइमों को कार्य करने और वसा को तेजी से पाचन के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? दोस्तों जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग जो है ये कैसा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। दोस्तों जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है जो कि दृढ़ अम्ल होता है। अतः पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दोस्तों जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। पेट में पहुंचे भोजन को जठर रस ही अम्लीय बनाता है। जठर रस में HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। किसमें? जठर रस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो दोस्तों दंत क्षय जो है ये 5.5 से कम पीएच पर शुरू होता है। किस पर? 5.5 से कम पीएच पर। दोस्तों पीएच मान 5.5 होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। पीएच मान 0 से 14 होता है। 7 से कम पीएच मान अम्ल तथा 7 से अधिक पीएच मान क्षार का निर्धारण करता है, जबकि 7 पीएच मान क्या? उदासीनता को निरूपित करता है। दांत का क्षय मुंह में अम्ल निर्माण से होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को शर्करा में विघटित करता है जिसमें दांतों के दंतवल्क के नरम होने से दांत क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली जो क्रिया है जो गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है तो वो है पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना।
ठीक है, ये साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। दोस्तों, पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में विघटित किया जाना गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाइसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स को कई छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये छोटे ग्लोब्यूल्स बड़े समुच्चय बनाने के बजाय कायम में व्यापक रूप से वितरित होता है। पित्त में पित्त लवण होते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पक्ष के लवण होते हैं। किसमें? पित्त में, पित्त लवण में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार एमाइलेज देश के पाचन में मदद करता है। दोस्तों, लार एमाइलेज जो है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। दोस्तों, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो ये है लार एमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों, लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। एंजाइम कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। दोस्तों, जो लाइपेज एंजाइम है ये वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है और यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? दोस्तों, मनुष्य के आमाशय में जो है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। आमाशय एक प्रमुख पाचक अंग है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ पे? उदर गुहा के बाईं ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? दोस्तों, अम्लीय आहार को क्षारीय में जो है पित्त रस परिवर्तित करता है। कौन सा रस? पित्त रस। दोस्तों, पित्त रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। दोस्तों, पित्त रस जो है ये प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पित्त रस के महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है, यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्न्याशी रस कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। तो दोस्तों, पाचन के संदर्भ में जो गलत कथन है वह है स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। ये गलत है दोस्तों। और डी वाला भी, स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। तो बी और डी दो ही जो है गलत कथन है हमारे। ठीक है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है पाचन कहलाती है। पाचन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? सबसे पहले होता है दोस्तों अंतर्ग्रहण, उसके बाद क्या होता है हमारा? पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण और लास्ट में क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? लास्ट उत्सर्जन। तो कथन बी और डी क्या हो जाएंगे? दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं विलाई, मतलब विली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है जिन्हें हम रसांकुर या विली कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना है तथा अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, ये छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये है हमारा पेप्सिन एंजाइम। इसका उपयोग जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता। यह एक एंजाइम है जिसके जाइमोजेन पेप्सिनोजन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। किसका कार्य? पेप्सिन का कार्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो दोस्तों ये होता है रस संवेदी। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है। दोस्तों जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती है। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है दोस्तों। कौन कौन सी? नमकीन, खट्टा, कड़वा तथा मीठा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य जो है ये करता है बलगम। कौन करता है? बलगम करता है, म्यूकस करता है। किसको बोलते हैं? क्या है? म्यूकस बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखना, क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम म्यूकस करता है। दोस्तों पेट की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को स्रावित करने में मदद करती है। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देता है जो आंत में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है, म्यूकस स्रावित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों ये होती है शेर में। किसमें? शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी होती है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस से स्रावित करता है? तो दोस्तों ये है हमारा यकृत। यकृत जो है ये पित्त रस का स्रावन करता है। दोस्तों यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्रावन करती है जिसे हम पित्त रस, बाइल जूस कहते हैं। पित्त रस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। क्या मान होता है इसका? पीएच मान 7.6 से 7.7 के बीच में होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा वसा का पायसीकरण करता है। यह पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। कौन सा? पित्त लवण। ठीक है, देखते हैं पित्त रस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में पित्त का स्राव होता है तो दोस्तों यकृत में होता है मानव में पित्त का स्राव। देखते हैं अगला। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों पाचन के बाद प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अमीनो अम्ल में। दोस्तों पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं। अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20-22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो दोस्तों सेलुलोज को नहीं पचा सकता मानव। ठीक है दोस्तों, सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का रूप लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। दोस्तों सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? दोस्तों लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो यह एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। ये लैक्टोज असहिष्णुता होती है। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज एक एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विभाजित करता है।
लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। दोस्तों, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है ये मुंह से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। दोस्तों, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहां भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्न्याशयी नलिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशी रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत के 3 अलग-अलग क्षेत्र हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? दोस्तों, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूमेन। कौन सा होता है? रूमेन होता है। दोस्तों, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। रूमेन अमाशय का पहला भाग होता है, इसे प्रथम पेट भी हम कहते हैं। रोमंथक या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपना भोजन नरम करते हैं, फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, श्वास नली जो है ये मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा होता है, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय और फिर आंत। दोस्तों, इनका मुख्य कार्य आहार भोजन के अवयवों को पचाना तथा शरीर के सभी भागों में पहुंचाना है। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल है। श्वास नलिका सांस लेने में सहायक होती है जो गले को फेफड़ों से जोड़ती है और वायु का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो दोस्तों, यकृत ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। स्वेद ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है जिससे पसीना स्रावित होता है। दोस्तों, जो स्वेद ग्रंथि होती है ये पसीने की ग्रंथि होती है जिससे क्या होता है, पसीना स्रावित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का आकार जो है दोस्तों सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत जो है दोस्तों ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। हमारा पेट निम्न में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो दोस्तों, हमारा पेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। दोस्तों, मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। आहार नाल मुख्यतः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है, जबकि यकृत और अग्न्याशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती है। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है और आमाशय की ऑक्सीटिंग कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है जो कि टाइलोन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट भी करता है दोस्तों और भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में होता है, यही हमारा सत्य कथन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यकृत की कोशिकाएं से पित्त रस का स्राव होता है। यह पित्त पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। अग्न्याशय की लैंगरहैस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में नहीं बल्कि किसमें होता है? छोटी आंत में जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र के चरणों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। कौन कौन सी? सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, फिर होता है मल परित्याग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? दोस्तों आमाशय की आकृति जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। दोस्तों आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह भोजन रस के साथ साथ मथता है, जिसे काइम कहते हैं। आमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ग्रहणी की ओर धकेलती है। आमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशी कपाट पाइलोरिक वाल्व होता है, जो खाद्य पदार्थों को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, लेकिन उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता। कौन सा? पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है। दोस्तों मानव शरीर में वसा का पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। दोस्तों वसा का पाचन क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत वसा में बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पित्त रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? दोस्तों मानव के आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। दोस्तों आमाशय स्टोमक मानव शरीर के ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। इसके ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होता है? दोस्तों अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है, जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पेप्टॉइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन? ट्रिप्सिन। दूसरा होता है दोस्तों एमाइलेज। यह मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तीसरा होता है लाइपेज। यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। कौन सा? लाइपेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। कौन सी? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत जो होती है दोस्तों, ये होती है खरगोश की। किसकी? खरगोश की। दिए गए जानवरों लोमड़ी, बाघ, कुत्ता एवं खरगोश में खरगोश की आंत अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतः सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशु को भोजन पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा कैसी होती है? बड़ी होती है। एवं पूर्ण आयु वर्ग वाले खरगोशों में आंतों की लंबाई मुख्यतः शरीर की लंबाई से 9 से 12 गुना अधिक होती है और यह लगभग 300 से 350 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। दोस्तों जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कौन सी एंजाइम को? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को। दोस्तों पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्म का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। दोस्तों अग्न्याशयी रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना हो जाता है? 5.5 से कम। कितना?
5.5 से कम होता है। दोस्तों दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का क्षरण क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत वल्क टूथ एनिमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से। दोस्तों दंत वल्क जो है ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। स्वाद का पता न लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रस संवेदी अभिग्राहक। ठीक है, स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती है जिन्हें रस संवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों पाचक एंजाइम नहीं है कौन सा हमारा? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। कौन सा जो है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। प्रोटीएस, एमाइलेज और लाइपेज जो है ये पाचक एंजाइम है। दोस्तों प्रोटीएस, एमाइलेज तथा लाइपेज पाचक एंजाइम है, जबकि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक एंजाइम है जो कोशिकाओं में संभावित रूप से हानिकारक ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों वसा जो है ये ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। जो वसा के अणु है दोस्तों ये ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर पाचन ग्रंथियां होती है जिनसे आंतरीय रस निकलता है। इस आंतरीय रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो निम्न है। कौन कौन से? एंट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर अनेक विलयी रसांकुर पाए जाते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमेन। दोस्तों एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमेन जो है ये एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फेरोमेन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमेन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। दोस्तों पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति जो है ये मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। किसका लक्षण है? मानव अपशिष्ट से संदूषण। दोस्तों पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह हैजा, दस्त, टाइफाइड, एम्बिएसिस और पीलिया जैसे जल जनित रोग फैला सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? दोस्तों पेट की परत से कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती है वे आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती है। दोस्तों वे ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंतरिक पाचक ग्रंथियां। इस श्रेणी में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां, अमाशय की दीवार की ग्रंथियां एवं आंत की दीवार की ब्रूनर ग्रंथियां आती है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। ये दोनों भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म जो है
ये शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण के लिए और उपचय और अपचय दोनों के लिए क्या है, मेटाबॉलिज्म इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चयापचय मेटाबॉलिज्म जीव में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। दोस्तों चयापचय किसे बोलते हैं? जीवन में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है? चयापचय कहलाती है। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती है। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। चयापचय को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? अपचय और उपचय। अपचय में कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जबकि उपचय में ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और न्यूक्लिक अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण होता है। किसमें? उपचय में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र है, तो ये है दोस्तों हमारा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप जो है ये पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। दोस्तों इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ओसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है तथा रेडियोग्राफ का उपयोग दोस्तों चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है, अर्थात यह शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में सहायता करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों हृदय जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्न में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? दोस्तों होमोडोंट दांत जो है ये मछलियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मछलियों में। स्तनधारियों में दांत थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट तथा होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूडेनम डैश का भाग है? दोस्तों ड्यूडेनम जो है ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। दोस्तों ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। ये यू की तरह मुड़ा होता है। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम हम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है? तो दोस्तों पाचन तंत्र में मौजूद रस जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में शामिल होता है। दोस्तों अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। कहाँ पे? म्यूकोसा में। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है दोस्तों। म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है, भित्तीय या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है, जो पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट से बना होता है दांत का इनेमल। दोस्तों दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है दोस्तों। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है इनेमल कहलाती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त वाहिनियां होती है। सबसे नीचे दांत की क्या होती है? जड़ या मूल होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है दोस्तों। किसमें? कैलोरीज में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने सन 1824 ईस्वी में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी? 1 कैलोरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो यह है दोस्तों हमारा जिगर। जिगर जो है यह मानव शरीर का एकमात्र अंग है दोस्तों जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। दोस्तों मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर लीवर है जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है तथा लीवर से पित्त स्रावित होता है। कौन सा? पित्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो दोस्तों मानव जीभ में औसतन 2000 से 8000
स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। दोस्तों जिह्वा अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। जीभ पर स्वादग्राही अंकुरों में स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद बनाती है। स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। मनुष्य में लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 1.5 मीटर लंबा होता है, तो 9 मीटर लंबा होता है दोस्तों। कितना? 9 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यह एक अजैविक पदार्थ है, यही कथन जो है असत्य है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये तीनों ही क्या है? हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो दोस्तों ये जाता है अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा। भोजन को आहार नली में पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। आहार का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में पूरा होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में पूरा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो भोजन नली की दीवारों और संकुचन और प्रसरण को जो है ये कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति कहा जाता है? क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। दोस्तों भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निक द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय या संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में डैश एंजाइम होता है। दोस्तों लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। दोस्तों मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक हमारा टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन को लार एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम नामक एंजाइम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। तो दोस्तों एंजाइम टाइलिन जो है ये लार में पाया जाता है। ठीक है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? ग्लूकोज में। दोस्तों मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। इस क्रिया में मुख गुहा, आहार नाल, ग्रसनी, ग्रसिका आदि भाग लेते हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। तो पित्त के कार्य को हम बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण बोलते हैं। दोस्तों यकृत एक सहायक पाचक ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है। पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पायसीकरण में पाचक के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्न्याशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो अग्न्याशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। दोस्तों अग्न्याशयी रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमेट्रोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियस। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है जो आतीय म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन अग्न्याशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। ठीक है, प्रोटीन पेप्टोनस प्रोटीएजेज ट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो दोस्तों पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है क्या? वसा का पायसीकरण। दोस्तों पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होती है। पायसीकरण वह प्रक्रम है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। इन बूंदों पर एंजाइम पेनक्रिएटिक लाइपेज आसानी से क्रिया करके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। पायसीकरण की क्रिया में पित्त लवण सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है।
आहार नाल मुख गुहा ग्रसनी ग्रास नली आमाशय छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है, जबकि यकृत एवं अग्न्याशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथि है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सटिंसिक कोशिकाएं एचसीएल का स्त्राव करती है, ठीक है, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है पाचन प्रक्रिया के दौरान। दोस्तों, भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो दोस्तों, ग्रसनी जो है ये मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। ग्रसनी जो है दोस्तों आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यकृत डैश कार्य करता है। दोस्तों, यकृत जो है ये पाचन में कार्य करता है। किसमें? पाचन में। दोस्तों, यकृत या जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है। पाचन तंत्र में अवशोषित आतरस के उपापचय का यह मुख्य स्थान है। यकृत पाचन का कार्य करता है। यकृत मानव शरीर के लगभग 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करना, बचे हुए भोजन से वसाव और प्रोटीन को संचारित करने में मदद करना, और ये सभी काम कौन करता है? यकृत ही करता है, ठीक है। भ्रूण अवस्था में यकृत रक्त बनाने का काम भी करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित भी करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त डैश में मदद करता है। दोस्तों, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त जो है ये पाचन में मदद करता है। किसमें? पाचन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए दोस्तों लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को। दोस्तों, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। सेलुलोज पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय है। सेलुलोज अघुलनशील फाइबर है जिसके पाचन के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे आज के ये सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक होगा रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।